हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण की, जो कि 1919 से 1947 तक रहा। उससे पहले हम और इस जो तीसरा चरण है हम इसे गांधी युग भी कह सकते हैं, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत में आ गए थे। तो हम सबसे पहले गांधी जी के बारे में ही बात करेंगे। आज इस लेक्चर में हम गांधी जी के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी के दर्शन, तो उसमें सबसे पहले आता है सत्य। तो गांधी जी जो हैं वो जीवन में सत्य का बड़ा महत्व मानते थे। वो सत्य को जीवन का अंतिम साध्य मानते थे और गांधी जी जीवन को सत्य के साथ प्रयोग मानते थे। इसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और गांधी जी सत्य को ईश्वर के समान महत्व देते थे और उन्होंने कहा था सत्य ही ईश्वर है। ये स्टेटमेंट आता है कि सत्य ही ईश्वर है। किसका स्टेटमेंट है? ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। अब गांधी जी के दर्शन में नेक्स्ट है अहिंसा। तो मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करने को अहिंसा कहा जाता है और ये अहिंसा की नकारात्मक अवधारणा है। तो गांधी जी ने इसके अतिरिक्त अहिंसा की एक सकारात्मक अवधारणा भी प्रदान की, जिसके अनुसार प्रेम, त्याग, बलिदान, दयालुता, सहानुभूति, कर्तव्य पालन आदि भी अहिंसा के ही रूप हैं। गांधी जी ने अहिंसा को वीरों का आभूषण मानते थे और गांधी जी के अनुसार जो कायरता है, अगर हम कायरता और हिंसा में से अगर हम हिंसा का चुनाव करते हैं तो यह कोई वो हिंसा नहीं होगी, इसे भी अहिंसा ही माना जाएगा। गांधी जी कर्तव्य पालन के लिए की गई हिंसा को अहिंसा ही बताते थे। जैसे कि अगर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए हिंसा करता है तो वो एक तरीके से अहिंसा का ही पालन करता है, उसे हिंसा की संज्ञा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट दर्शन है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का अर्थ न्याय और आग्रह का अर्थ प्रयास करना, यानी न्याय के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो न्याय की स्थापना के लिए जो प्रयास किया जाता है वह सत्याग्रह कहलाता है। न्याय का अर्थ इसके तीनों रूप हैं, जैसा कि अपने संविधान में भी है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। गांधी जी सत्याग्रह के लिए अहिंसा को आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार सत्याग्रही व्यक्ति वह होता है जो खुद को दुख पहुंचाकर विरोधी का हृदय परिवर्तन करता है, ना कि विरोधी को दुख पहुंचाकर उसका हृदय परिवर्तन या उसे जोर जबरदस्ती करता है। गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रही व्यक्ति होता है वो निर्भीक, कर्मठ, अहिंसक और ईश्वर में ध्यान रखने वाला होता है। और गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए उपवास और व्रत जैसे साधन बताए। अब नेक्स्ट दर्शन है सर्वोदय। तो सर्वोदय जो है वो गांधी जी का सामाजिक दर्शन है, जो उन्होंने जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उससे लिया था। सर्वोदय दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और उदय। सर्व यानी सभी का सभी प्रकार से, उदय यानी उत्थान, यानी सभी का सभी प्रकार से उत्थान होना चाहिए। सभी प्रकार से उत्थान कैसे? नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार, सर्वांगीण विकास। गांधी जी समाज में सबसे अंत में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे। अब नेक्स्ट जो गांधी जी का दर्शन है वो है न्यासधारिता। तो न्यासधारिता गांधी जी का आर्थिक दर्शन है, जिसके अनुसार जो पूंजीपतियों के पास संपत्ति है वह उनकी स्वयं की नहीं है, वो उसके मालिक नहीं है, वह उसके न्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने ये संपत्ति समाज के सहयोग और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अर्जित की है। इसलिए उन्हें जो लाभ हो, अतिरिक्त लाभ हो, उस लाभ को समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। आजकल CSR जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी का ही रूप कहा जा सकता है। इसके लिए सत्याग्रह के माध्यम से पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना चाहिए। अगला जो उनका दर्शन आता है वो आता है साधन और साध्य की पवित्रता। साध्य मतलब अपन जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन जो भी माध्यम, जो भी वे अपन ऑक्यूपाई करते हैं उसे साधन कहा जाता है। तो जो साध्य की पवित्रता को लेकर तो सभी विद्वान एकमत है कि जो हमारा साध्य है, हमारा लक्ष्य है, वो पवित्र होना चाहिए। लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि साधन
की पवित्रता होनी चाहिए, कई ये मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार के हम साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स और चाणक्य की बात करें तो ये उचित साध्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग उचित मानते थे, लेकिन गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। उनके अनुसार साधन की भी उतनी पवित्रता होनी चाहिए जितनी कि साध्य की पवित्रता होनी चाहिए। उनके अनुसार साधन और साध्य में वही संबंध होता है जो बीज और पेड़ में संबंध होता है। यदि अगर बीज सही होगा तो पेड़ भी सही लगेगा। अब हम बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक विचारों की। तो गांधी जी पूर्ण रूप से लोकतंत्र के समर्थक थे और लोकतंत्र में भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनके अनुसार सत्ता किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका निचले स्तर तक विभाजन होना चाहिए। और इसके लिए शक्तियों का जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय जो सरकार है उसमें इसे बांटा जाना चाहिए। वर्तमान भारत में हम जो पंचायत राज प्रणाली जो चल रही है ये गांधी जी के इन्हीं विचारों के अनुरूप है। हालांकि जो गांधी जी थे वो सत्ता का विभाजन व्यक्तिगत स्तर तक करते थे। उनके अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति स्व अनुशासित, स्व नियंत्रित हो जाएगा तो फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सत्ता का एक केंद्र होगा। और गांधी जी ने इसी आदर्श स्थिति को राम राज्य कहा था। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो गांधी जी के विचार क्या थे। पहली बात तो ये कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया था, क्योंकि उनके अनुसार हिंसा का सहारा लेने पर सरकार आंदोलन को कुचल सकती है। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को सत्याग्रह के मार्ग पर चलाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए एक नीति अपनाई, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। क्यों? क्योंकि गांधी जी मानते थे कि आम जनता लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकती है, इसलिए आंदोलन को एक बिंदु पर ले जाकर रोक देना चाहिए ताकि लोगों में निराशा का भाव नहीं आए और वो अगले चरण हेतु अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर सकें और फिर अगले चरण में पूर्ण ऊर्जा के साथ सहयोग कर सकें। आंदोलन के विराम के दिनों में रचनात्मक कार्य किए जाने चाहिए, जैसे उन्होंने खुद ने भी किए थे, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, खादी का प्रचार प्रसार आदि। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न धाराओं में समन्वय का भी कार्य किया, जैसे नरम दल, गरम दल, हिंदू मुस्लिम, किसान जमींदार, मजदूर और पूंजीपति। गांधी जी ने सादगीपूर्ण जीवन शैली पर बल दिया था और स्वावलंबन को अपनाने पर अत्यधिक बल देते थे। अब हम देखते हैं कि 1853 में गांधी जी ये थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल्ला भाई थे वहाँ पे उनका केस लड़ने के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि रंग भेद की नीति वहाँ पे होती है, गोरे काले का भेद होता है, तो फिर वहाँ ने रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने वहाँ प्रथम बार सत्याग्रह किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने वहाँ पर एक टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी और एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वहाँ पे उन्होंने दो सत्याग्रह थे, बौर सत्याग्रह, विद्रोह, बौर विद्रोह और जुल्लू विद्रोह। इन दोनों विद्रोह में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। किसान विद्रोह थे, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनको बौर और जुल्लू पदक दिए थे। अब हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटते हैं, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ आकर गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं जो कि अहमदाबाद में है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश फौज के साथ शामिल होने के लिए कहा था, इसलिए उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा और इसके लिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसरे हिंद का पदक भी दिया था। गांधी जी ने 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और ये गांधी जी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसके बाद गांधी जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल नामक जो एक व्यक्ति थे उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की समस्या के बारे में बताया। तो फिर बाद में उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। 1917 चंपारण सत्याग्रह।
वहाँ पर एक 3 कठिया प्रथा थी चंपारण में, कि भूमि का जो 3/20 भाग है उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तब गांधी जी ने वहाँ जाकर किसानों की स्थिति की जांच की और फिर अंग्रेज़ों ने भी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। और यहाँ पे गांधी जी ने किसानों को 25% जुर्माना अंग्रेज़ों से वापस दिलाया। इन आंदोलन में गांधी जी के अन्य सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल उल हक और नरहरि पारीख। एक अंग्रेजी राइटर है जूडिथ ब्राउन, इन्होंने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है गांधीज राइज टू पावर, इसमें इन सहयोगियों को उप ठेकेदार कहा है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और, कि इसी आंदोलन चंपारण आंदोलन जो सत्याग्रह था, इसकी सफलता पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अब इसके बाद जो गांधी जी का आंदोलन था वो था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। तो यहाँ पर क्या था कि जो मील मजदूरों ने प्लग भत्ता बंद कर देने के खिलाफ आंदोलन किया तथा गांधी जी ने समर्थन दिया था। यहाँ गांधी जी ने इसको समर्थन दिया। मिल मालिक अंबालाल साराभाई ने मजदूरों को 20% ब्लैक भत्ता दिया, तो गांधी जी ने इसके विरोध में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की और मजदूरों को 35% भत्ता वापस दिलाया। ये जो अंबालाल साराभाई थे, इन्हीं की बहन थी अनुसुईया बहन, जो कि साबरमती आश्रम में गांधी जी की सहयोगी थी। अब हम 1918 में ये गांधी जी का एक और आंदोलन था, खेड़ा किसान आंदोलन। तो गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो खेड़ा में जो किसानों की जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उनसे भू राजस्व लिया जा रहा था। तो गांधी जी के खेड़ा पहुंचने पर अंग्रेज़ों ने भू राजस्व लेना ही बंद कर दिया। ये जो खेड़ा किसान आंदोलन था, इसमें गांधी जी के सहयोगी थे शंकरलाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई। और पूर्व के अनुसार जैसे बताया कि जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक में, जो कि गांधीज राइज टू पावर है, इसमें इन्हें उप ठेकेदार कहा है। इसके बाद एक आता है रोलेट एक्ट। तो एक सर सिडनी रोलेट थे, उनकी अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर आतंकवादी अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसे रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। ये काला कानून था जो कैसे लागू होता था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। यानी कोई अपील नहीं किया जा सकती थी, अपने लिए कोई वकील नहीं खड़ा किया जा सकता था, कोई दलील नहीं दी जा सकती थी, सीधे उन्हें अपराधी करार दे दिया जाता था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया और बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल की गई। इसी दौरान गांधी जी श्रद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें पल्लवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया और वापस बॉम्बे छोड़ दिया गया। अमृतसर में भी रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन दोनों के जो समर्थक थे इसके विरोध में रैली निकाल रहे थे और तब उग्र भीड़ ने 5 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। पंजाब में तब मार्शल लॉ लगा दिया गया तथा जनरल डायर को प्रशासन दे दिया गया 10 अप्रैल को। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, हम सभी वाकिफ़ हैं इस हत्याकांड से। तो वैशाखी का मेला था जिसके कारण जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो रखे थे। अब यहाँ पे जनरल जो डायर था वो फायरिंग कर देता है और इसमें इसका साथ हंसराज नामक एक व्यक्ति ने दिया था। सॉरी, उसने इसे यहाँ की सूचना प्रदान करी थी। यहाँ पे सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी इन्होंने शामिल किए, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। पर ये रिपोर्ट अंग्रेज़ों की भलाई के अनुसार ही थी, उनके मन मुताबिक ही बनी थी।
इसलिए गांधी जी ने इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कहा था पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपा पोती। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, जिसमें इसके अन्य सदस्य थे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया और उसे मान की तलवार भेंट की। पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जनरल डायर को सिंह की उपाधि और सरोपा भेंट किया था। पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओडायर, उसने जनरल डायर को निर्दोष बताया था। तो 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर इस माइकल ओडायर को मार दिया था। और इस हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी और शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये था गांधी जी का दर्शन, उनके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विचार, उन्होंने विभिन्न जो आंदोलन किए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अभी के लिए थैंक यू।